नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपका हमारे जेबी एनसीआरबी मेड सिंपल के चैनल में। दोस्तों आज के सेशन से हम लोग एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं, जेबी वन लाइनर इंडियन इकोनॉमिक्स एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम यानी INIFS। तो अगले 5 से 6 दिन में दोस्तों मैं आपको सारा का सारा कंटेंट जो आपके मैकमिलन बुक का है उसको मैं वन लाइन के रूप में प्रेजेंट करूँगा। तो ये हमारा पार्ट 1 लेक्चर है। और दोस्तों इस सेशन का खासियत ये है कि आपको मैं वन लाइनर पहले कंसेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद उस पर MCQs करवाऊंगा। तो दोस्तों कंसेप्ट समझने में आप चीज़ें समझेंगे और जब आप MCQ करेंगे तो आप चीज़ों को याद कर पाएंगे। तो ये बेस्ट तरीका है चीज़ों को याद रखने का। तो वही हमारा प्रयास है, होपफुली हमारा प्रयास आपके लिए हेल्पफुल हो। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने इस कंटेंट को, आज के कंटेंट को पहले क्वेश्चन के साथ, पहले कंसेप्ट के साथ। तो दोस्तों आज हम लोग ट्राई करेंगे मॉड्यूल A को कवर करने का, जहाँ तक हो सकता है कवर करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलिए आपके लिए मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली दिख पाए। चलिए पहला कंसेप्ट है, फर्स्ट कंसेप्ट इज भारतीय अर्थव्यवस्था जो है 6th लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। तो याद रखिएगा, इंडियन इकोनॉमी इज द सिक्स लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। दिस इज द की पॉइंट। ठीक है, जो की पॉइंट है उसको मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप उसे ध्यान रख सकें। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इंडियन इकोनॉमी जो है मिक्स्ड इकोनॉमी है। तीसरा पॉइंट है कि भारतीय इकोनॉमी जो है वो हाईली डिपेंडेंट है किस पे, सर्विस सेक्टर पे। चौथा पॉइंट है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो टोटल GDP का 14% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट टू द 14% ऑफ इंडियन टोटल GDP ऑफ इंडिया। ये तो एग्रीकल्चर की बात हो गई। इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 27% है टोटल GDP ऑफ इंडिया। सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 59% है। तो 14%, 27% और 59%। प्लीज़ रिमेंबर दिस डेटा, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो मैंने आपको बता दिया। देखिए प्राइमरी सेक्टर को हम लोग एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर भी कहते हैं। जो भी लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं उन्हें रेड कॉलर वर्कर कहते हैं। जो भी लोग सेकेंडरी एक्टिविटी में एंगेज होते हैं उन्हें ब्लू कॉलर वर्कर कहते हैं। और दोस्तों टर्सरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर जॉब को वाइट कलर जॉब कहा जाता है। पिंक कॉलर वर्कर वो होते हैं जो कि वुमेन वर्कर होते हैं, उन्हें पिंक कॉलर वर्कर कहा जाता है। और जो ब्लू कॉलर वर्कर होता है दोस्तों, वो वर्कर होते हैं जो कि मैनुअल लेबर में काम करते हैं। तो ये सब वर्कर के बारे में आपको बताना चाहिए। रेड कॉलर वर्कर, सेकेंडरी वर्कर, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो कलर वर्कर हैं वो यूजुअली कौन होते हैं, वुमेन होती है। सनराइज इंडस्ट्री के बारे में जानकारी होना चाहिए आपको। एक ऐसा सेक्टर जो कि अपनी इन्फेंसी में है लेकिन ये रैपिड बूम शो करता है। सनसेट इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जो कि डिम लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट है, जिसका मतलब लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट है ही नहीं, खत्म हो रहा है। दोस्तों क्वाटरनरी सेक्टर क्या होता है? क्वाटरनरी सेक्टर इंटेलेक्चुअल बेस्ड इकोनॉमी से एसोसिएटेड होता है। क्वाटरनरी सेक्टर को हम लोग प्योर सर्विस भी मानते हैं। क्वाटरनरी सेक्टर इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट है हमारी इकोनॉमी का। क्यूनरी सेक्टर क्या होता है दोस्तों? ये जो क्यूनरी सेक्टर है ये एक्सटेंशन है, किसका एक्सटेंशन है? क्यूनरी सेक्टर टर्सरी सेक्टर का एक्सटेंशन है। जो भी क्यूनरी सेक्टर की जॉब्स होते हैं उन्हें हम लोग गोल्ड कॉलर प्रोफेशन कहते हैं। प्लीज रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, क्यूनरी सेक्टर की जॉब्स को हम लोग क्या कहते हैं? गोल्ड कॉलर प्रोफेशन। दोस्तों इकोनॉमी का जो टॉप लेवल डिसीजन है वो कहाँ होता है? क्यूनरी सेक्टर में होता है। प्राइवेट सेक्टर को हम लोग सिटीजन सेक्टर भी कहते हैं। जो भी प्राइवेट सेक्टर का एक्टिविटीज़ होता है वो गाइडेड किससे होता है कि हम प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करें। तो दोस्तों ये था हमारा पहला सेट ऑफ वन लाइनर। अब इस पर हम लोग कुछ MCQs करते हैं। दोस्तों MCQs करने से पहले आपके लिए एक प्लान के बारे में आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं। यदि आपको सारा का सारा कंटेंट, PDF, वीडियोज, मॉक टेस्ट, डेली क्विजेज, क्विक रिवीजन कैप्सूल प्लस ये जो वीडियो का PDF है वो भी सब कुछ एक जगह चाहिए, तो हमारा बाइलिंगुअल कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। ऐप में दोस्तों फ्री मटेरियल सेक्शन में जाएंगे ना, तो इसका PDF मैं वहाँ अपलोड कर दिया हूँ, तो वहाँ से जाके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन में ऐप इंस्टॉल कीजिए और इस पार्टिकुलर कोर्स में इनरोल हो जाइए। आपको 40% का डिस्काउंट मिल रहा है इस पार्टिकुलर कोर्स में, तो उसका आप लाभ उठा सकते हैं। और दोस्तों सारा कंटेंट आपको इस बाइलिंगुअल कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में मिलेगा। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग पहले अपने क्वेश्चन के साथ, अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसका रैंक कितना है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल साइज? ऑप्शन है सेकंड लार्जेस्ट, 6th लार्जेस्ट, 3rd लार्जेस्ट और लास्ट है हमारा 4th लार्जेस्ट। तो दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 6th लार्जेस्ट। अभी हमने डिस्कस किया था कि 6th लार्जेस्ट है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इट इज 6th लार्जेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे, हाउ डू यू डिस्क्राइब
द इंडियन इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ इट स्ट्रक्चर, इंडियन इकोनॉमी स्ट्रक्चर के टर्म्स में कैसे डिफाइन करेंगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कम्युनिस्ट इकोनॉमी। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है, सही जवाब है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी हाईली डिपेंडेंट ऑन, इंडियन इकोनॉमी कौन सेक्टर पे हाईली डिपेंडेंट है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो ऑब्वियसली इंडियन इकोनॉमी इज हाईली डिपेंडेंट ऑन सर्विस सेक्टर, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे टोटल जीडीपी का कितना परसेंटेज शेयर जो है एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है इंडियन इकोनॉमी में। तो ऑप्शंस है 27%, 14%, 59% और 36%। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 14%। अभी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि कौन सा सेक्टर का हाईली परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है टोटल जीडीपी का, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग। तो दोस्तों वी हैव डिस्कस जस्ट नाउ, इट इज नन अदर देन सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारे इंडियन टोटल जीडीपी ऑफ इंडिया का, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सा टर्म को यूज करते हैं तो जिसको रेफर करते हैं प्राइमरी सेक्टर को, जो कि प्राइमरली इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ में। तो उस टर्म को क्या कहते हैं? ऑप्शंस है ब्लू कॉलर सेक्टर, रेड कॉलर सेक्टर, ग्रीन कॉलर सेक्टर, येलो कॉलर सेक्टर। बताइए क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज जो कि प्राइमरली इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी में, उन्हें हम लोग रेड कॉलर सेक्टर कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर व्हाट डू पिंक कॉलर वर्कर जनरली रेफर्स टू। तो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के कंटेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि जो पिंक कॉलर वर्कर्स हैं उन्हें किसे कहा जाता है? मैन इन सर्विस सेक्टर जॉब, वुमेन इन सर्विस सेक्टर जॉब, मैन इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जॉब, वुमेन इन एग्रीकल्चर सेक्टर जॉब। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वुमेन इन सर्विस सेक्टर जॉब को हम लोग पिंक कॉलर वर्कर कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सनराइज इंडस्ट्री क्या सिग्निफाई करता है? अ डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री, इमर्जिंग इंडस्ट्री, स्टैग्नेंट इंडस्ट्री या मैच्योर इंडस्ट्री। तो जैसा कि नाम ही है सनराइज, तो ऑब्वियसली इमर्जिंग इंडस्ट्री होगा। चलिए देखिए पॉइंट आपको, देखिए सभी क्वेश्चन से आपको एमसीक्यू लेके लाया हूं मैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। कौन सा सेक्टर है जो कि इंटेलेक्चुअल बेस्ड इकोनॉमी से एसोसिएटेड है? ऑप्शन आपके सामने है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज क्वाटरनरी सेक्टर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग कुछ और कंसेप्ट्स को देखते हैं। लेट्स सी सम मोर कंसेप्ट्स। चलिए दोस्तों सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखे ये सब पॉइंट। देखिए दोस्तों पहला पॉइंट प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया था 15 मार्च 1950 को। प्लानिंग एरा स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 1951 को, जिसको कहा जाता है फर्स्ट 5 ईयर प्लान। मैं आपको फिर से बता दूं दोस्तों, यदि आपको जेईबी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके प्राप्त उसकी जानकारी ले सकते हैं, चाहे वो पीडीएफ वीडियोज, मॉक टेस्ट या डेली क्विजेज या कैप्सूल पीडीएफ, किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, एंड प्लीज व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर एंड यू कैन गेट द डिटेल। दोस्तों प्लानिंग कमीशन का सेटअप हुआ था 15 मार्च 1950 को। प्लानिंग एरा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 1951, यानी फर्स्ट 5 ईयर प्लान कहते हैं इसे। जो पहला पंचवर्षीय योजना था जिसको फर्स्ट F5 भी कहते हैं, ये 1951 से लेकर 1956 तक चला था। प्लीज रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों जो इकोनॉमिक प्लानिंग का जो आइडिया था ना, वो कहाँ से लिया गया था? सोवियत यूनियन से लिया गया था। जो पहला 8 जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, उसका फोकस था कि हम पब्लिक सेक्टर को ग्रोथ करें। लेकिन जैसे 9th 5 ईयर प्लान आया दोस्तों, गवर्नमेंट जो है ग्रोथ फैसिलिटेटर बन गया। एम विश्वेश्वरैया, इन्हें माना जाता है इकोनॉमिक प्लानिंग का पायनियर। ठीक है, प्लीज रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एम विश्वेश्वरैया ने 10 ईयर इकोनॉमिक प्लान को सजेस्ट किया। अब एक किताब है एम विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखा हुआ, किताब का नाम याद रखिएगा, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ठीक है, ये किताब किनके द्वारा लिखा गया है? एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। प्लानिंग कमीशन को एडवाइस किया गया 1948 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट के द्वारा। दोस्तों मिक्स्ड इकोनॉमी को एडवाइस किया गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट के द्वारा 1948 में। जो पहला जो पंचवर्षीय योजना था वो इंट्रोड्यूस किया गया था जोसेफ स्टालिन ने इंट्रोड्यूस किया था यूएसएसआर में 1928 में। जोसेफ स्टालिन को कंसीडर किया जाता है फादर ऑफ 5 ईयर प्लान। जो इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग के जो फादर हैं वो कौन है? एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया को सर एमबी भी कहा जाता है। एम विश्वेश्वरैया इंजीनियर थे, स्टेट्समैन थे और स्कॉलर थे। उनको सर्व किया गया दीवान ऑफ मैसूर ड्यूरिंग द पीरियड 1912 टू 1918। 1955 में उन्हें भारत रत्न से ऑनर किया गया। नेहरू को माना जाता है फादर ऑफ इंडिया फर्स्ट 5 ईयर प्लान। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया।
जो पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से लेकर 1956 तक, वो किस पे बेस्ड था? हेरोल्ड डोमार मॉडल पे बेस्ड था। प्लीज रिमेंबर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो महालनोबिस मॉडल को फॉलो करता था। महालनोबिस मॉडल किनके द्वारा डेवलप किया गया? प्रशांता चंद्र महालनोबिस के द्वारा। प्रशांता चंद्र महालनोबिस भारतीय स्टैटिस्टिशियन थे। दूसरा पंचवर्षीय योजना था उसमें क्लोज इकोनॉमी को एज्यूम किया गया। अब क्लोज इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि सारा का सारा एक्टिविटीज ये होता है कि हम कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करें, राइट। दिस इज द मेन एक्टिविटी। दोस्तों रुपये का जो वैल्यू था ना वो पहली बार डिवैल्यू हुआ था 1966 में। जो थर्ड 5 ईयर प्लान था 1961 से लेकर 1966, ये किसके मॉडल पे बेस्ड था? जॉन सैंडी एंड सुखमोई चक्रवर्ती मॉडल। फोर्थ 5 ईयर प्लान गार्डगिल फॉर्मूला पे बेस्ड था। गार्डगिल फॉर्मूला का मतलब था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस टुवर्ड सेल्फ रिलायंस। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों जिन लोगों को मात्र पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, यानी जिनको थ्योरी यूनिट वाइज थ्योरी चाहिए, 3000 प्लस एमसीक्यू चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए हम लोग 3000 प्लस एमसीक्यूज लाए हैं पर सब्जेक्ट, जिसका आप यदि उस एमसीक्यू से गो थ्रू हो जाए तो निश्चित रूप से आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। यदि आपको इसके बारे में इफ यू नीड एनी टाइप्स ऑफ डिटेल प्लीज व्हाट्सएप मी ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर, और फॉर मोर डिटेल यू कैन इंस्टॉल आवर ऐप। द ऐप लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन एंड इनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। आपको हर एक यूनिट का कंसाइज थ्योरी, कंसाइज नोट्स, क्विक रिविजन, पीडीएफ सारा कुछ आपको मिलेगा इस पर्टिकुलर प्लान में, और आपको 40% का डिस्काउंट भी मिलेगा एक्सेल 40 ऑफ मॉक कूपन कोड अप्लाई करके। चलिए तो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्लानिंग कमीशन को कब सेटअप किया गया? बताइए, व्हेन वाज प्लानिंग कमीशन सेटअप? ऑप्शन है 15 मार्च 1947। तो दोस्तों सही जवाब इसका क्या है? सही जवाब है इसका 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पीरियड में पहला पंचवर्षीय योजना भारत में ऑपरेट होता है? तो थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑपरेट इन इंडिया? ऑप्शन है 47 to 51, 51 to 56, 56 to 61, 50 to 55। तो दोस्तों सही जवाब है इसका 51 से 56। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कब इंडिया ने इकोनॉमिक प्लानिंग कहाँ से भारत ने इकोनॉमिक प्लानिंग का आइडिया को ड्रॉ किया? यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, सोवियत यूनियन, चाइना। बताइए क्या सही जवाब है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन से आइडिया को डिराइव किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला जो 8 5 ईयर प्लान था उसका मेन फोकस कहाँ था? ठीक है, ऑप्शन है प्राइवेट सेक्टर के ग्रोथ पे, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में, पब्लिक सेक्टर के ग्रोथ पे, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। बताइए जो पहला 8 5 ईयर प्लान था उसका मेन इम्फेसिस कहाँ पे था? उसका मेन इम्फेसिस था पब्लिक सेक्टर के ग्रोथ पे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो द मेन फोकस वाज ऑन पब्लिक सेक्टर ग्रोथ। अभी हमने डिस्कस किया दोस्तों। सो दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल you read a concept and then you get solve MCQ based on that. Okay, so our PDF is designed in the similar manner that we have provided some question and based on that I have asked you some MCQ. So this way you can cover the entire syllabus excellently and there is a sure chance of getting 50 plus marks in the upcoming examination. Next question, गवर्नमेंट जो है कौन सा रोल अडॉप्ट करती है 9th 5 ईयर प्लान के बाद? रेगुलेटरी अथॉरिटी, ग्रोथ फैसिलिटेटर, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सर्विस प्रोवाइडर। तो दोस्तों 9वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसके बाद से सरकार का जो रोल था वो था ग्रोथ फैसिलिटेटर। ऑप्शन नंबर बी सही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन इकोनॉमी प्लानिंग का पायनियर किसे माना जाता है भारत में? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, एम विश्वेश्वरैया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो अभी मैंने आपको बताया था पायनियर किन्हें कहा जाता है? एम विश्वेश्वरैया को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितना साल एम विश्वेश्वरैया ने सजेस्ट किया था इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए? एम विश्वेश्वरैया ने कितना साल सजेस्ट किया था इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए? बताइए। ऑप्शंस है 5 साल, 10 साल, 20 साल, 15 साल। सही जवाब है दोस्तों इसका 10 साल। तो एम विश्वेश्वरैया ने 10 साल सजेस्ट किया था इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए। दोस्तों विश्वेश्वरैया के द्वारा जो किताब लिखा गया है उसका टाइटल क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। ऑप्शन बी है विजन फॉर इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, मॉडर्नाइजिंग इंडिया। सही जवाब है दोस्तों प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पर है। किसने एडवाइस किया प्लानिंग कमीशन के फॉर्मेशन का भारत में? नेहरू विजन, महालनोबिस विजन, हेरोल्ड डोमार विजन, 1948 इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट। तो ऑब्वियसली 1948 का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट था इसने एडवाइस किया कि हम प्लानिंग कमीशन का सेटअप करें भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से इकोनॉमिक सिस्टम को एडवाइस किया गया था 1948 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट के द्वारा? ऑप्शन ए है सोशलिस्ट इकोनॉमी, बी है मिक्स्ड इकोनॉमी, सी है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, डी है कम्युनिस्ट इकोनॉमी। तो बताइए कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम को एडवाइस किया गया 1948 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट में? सो ऑप्शंस आर सोशलिस्ट। तो दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन बी मिक्स्ड इकोनॉमी।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ और कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला नेक्स्ट कंसेप्ट है कि ड्यूरिंग द 4th 5 ईयर प्लान, जो हमारा चौथी पंचवर्षीय योजना थी, जो कि 1969 से लेकर 1974 तक था, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी भारत की। तो वहाँ पे कंसेप्ट आया बफर स्टॉक का। बफर स्टॉक का कंसेप्ट कब आया? 4th 5 ईयर प्लान में, प्लीज रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है ड्यूरिंग द 4th 5 ईयर प्लान एक प्लान लाया गया जिसे डीपीएपी कहते हैं, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। प्लीज रिमेंबर द नेम ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम का नाम क्या है? डीपीएपी, ड्रॉट प्रोग्राम, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, इसका फोकस था एम्प्लॉयमेंट पे, पॉवर्टी एलिवेशन पे, यानी गरीबी हटाओ। पूछा जा सकता है गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना में कहा गया? तो आंसर है 5th 5 ईयर प्लान में। एमएनपी क्या होता है? मिनिमम नीड प्रोग्राम। कब इंट्रोड्यूस किया गया? 5th 5 ईयर प्लान में। कब था ये? 1974। मिनिमम नीड प्रोग्राम को किसने प्रिपेयर किया था? डीपी धार ने प्रिपेयर किया था। रोलिंग प्लान, रोलिंग प्लान किसे कहा जाता है? रोलिंग प्लान कहा जाता है 6th 5 ईयर प्लान को। रोलिंग प्लान को किसने इंट्रोड्यूस किया? जनता सरकार ने इंट्रोड्यूस किया। कब इंट्रोड्यूस किया? 1978 से लेकर 1983 के बीच में इंट्रोड्यूस किया। जो 12th 5 ईयर प्लान है वो लास्ट 5 ईयर प्लान है दोस्तों। जो मेन 5 ईयर प्लान है वो मैंने आपको बता दिया। नीति आयोग अप्रोच करती है इकोनॉमिक प्लानिंग को कंसल्टेटिव मैनर में। नीति आयोग थिंक टैंक है या एडवाइजरी बॉडी है। जो फंड का जो एलोकेशन का पावर है वो किसके पास है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास है। नीति ने अटल इनोवेशन मिशन, यानी इसको शॉर्ट में हम लोग एम बोलते हैं, इसको इनिशिएट किया। किसको हेल्प देने के लिए? स्टार्टअप को हेल्प देने के लिए। नीति जो है डेवलप करती है डेवलपिंग द नेशनल प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों एक प्लानिंग का नाम लिखा गया है जिसका नाम है कलेक्टिविटीज प्लानिंग। इसे कहा जाता है इकोनॉमिक प्लानिंग बाय डायरेक्शन। दोस्तों एक और प्लानिंग है जिसको कहा जाता है सजेस्टिव प्लानिंग। मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ, लेट मी शो यू। एक और प्लानिंग इसे कहा जाता है सजेस्टिव प्लानिंग। इसे कहा जाता है इकोनॉमिक प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट। तो कलेक्टिविस्ट प्लानिंग को कहा जाता है इकोनॉमिक प्लानिंग बाय डायरेक्शन। सजेस्टिव इकोनॉमिक प्लानिंग को कहा जाता है इकोनॉमिक्स प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट। जिस फार्मर का लैंड होल्डिंग 1 हेक्टेयर से कम है उसे मार्जिनल फार्मर कहते हैं। जिस फार्मर का लैंड होल्डिंग 1 से लेकर 2 हेक्टेयर के बीच में उसे स्मॉल फार्मर कहते हैं। यदि प्राइम और प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट जो है 1 करोड़ तक का हो, 1 करोड़, टर्न ओवर 5 करोड़ तक का हो, तो उसे माइक्रो इंटरप्राइज कहेंगे। आइए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे। दिस इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर एंड आई हैव, हमारा जो स्टडी मटेरियल है दोस्तों इसी तरह से डिजाइन है कि पहले आप कुछ कंसेप्ट समझिए, उसके बाद इस पे क्वेश्चन कीजिए एंड यू कैन रिमेंबर इट फॉर होल टाइम। चलिए 1-2 बार आप रिवाइज कर लेंगे तो पूरा रिवाइज याद कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा इकोनॉमिक एजम्पशन है जो कि 2nd ईयर 5 ईयर प्लान मेक करता है? ओपन इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो दोस्तों अब इसका सही जवाब मैं आपको बताता हूं। इसका सही जवाब है क्लोज इकोनॉमी। ठीक है, तो क्लोज इकोनॉमी ये एज्यूम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोज इकोनॉमी में प्राइमरी एक्टिविटी जो कि गुड से रिलेटेड है वो क्या है? एक्सपोर्टिंग कैपिटल गुड, इंपोर्टिंग कैपिटल गुड, मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल गुड, डिस्ट्रीब्यूटिंग कैपिटल गुड। आंसर इज इंपोर्टिंग कैपिटल गुड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रुपये का वैल्यू पहली बार डिवैल्यूएट कब हुआ? 1966, 1974, 1951, 1980। सही जवाब है दोस्तों इसका 1966, 1966। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मॉडल ने इन्फ्लुएंस किया कौन से मॉडल ने इन्फ्लुएंस किया 3rd 5 ईयर प्लान को 1961 से 1966 के बीच में? हैरोल्ड डोमान मॉडल बिल्कुल गलत, पहला 5 ईयर प्लान था। जॉन सैंडी एंड सुखमयी चक्रवर्ती मॉडल। ऑप्शन बी गार्गिल फॉर्मूला, मानलोविस मॉडल। देखिए मानलोविस फॉर्मूला 2nd 5 ईयर प्लान था, गार्गिल कमेटी 4th 5 ईयर प्लान था, लेकिन जो जॉन सैंडी और सुखमयी चक्रवर्ती मॉडल है यही था हमारा 3rd 5 ईयर प्लान। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं कौन सा फॉर्मूला था 4th 5 ईयर प्लान बेस्ड? हैरोल्ड डोमर, जॉन सैंडी, गार्गिल फॉर्मूला, मानलोविस। तो अभी हमने बताया आपको ये गार्गिल फॉर्मूला था। नेक्स्ट है कि प्राइम मिनिस्टर कौन थी ड्यूरिंग द 4th 5 ईयर प्लान? 1969 से 1974 के बीच में प्राइम मिनिस्टर कौन थी? मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। सही जवाब है दोस्तों इसका इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या सिग्निफिकेंट कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था 4th 5 ईयर प्लान में? मिनिमम नीड प्रोग्राम, बफर स्टॉक, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, इंदिरा आवास योजना। तो दोस्तों सही जवाब है डीपीएपी। याद रखिएगा ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया था ड्यूरिंग द 4th 5 ईयर प्लान। सो क्वेश्चन और फ्रेम यूजिंग दिस। ठीक है, सॉरी इसका सही जवाब है बफर स्टॉक, गलती से मैंने डॉट नहीं, इसका सही जवाब क्या है? बफर स्टॉक। ठीक है, ये कंसेप्ट था, सिग्निफिकेंट कंसेप्ट लाएगा बफर स्टॉक का। ठीक है, प्रोग्राम के बाद नेक्स्ट में क्या करेंगे। अब प्रोग्राम कौन सा लॉन्च किया गया? मिनिमम नीड, डीपीएपी, आईआरडीपी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों आपका डीपीएपी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सोशल ऑब्जेक्टिव 5th 5 ईयर प्लान में स्ट्रेस किया गया? एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी हटाओ, यूनिवर्सल एजुकेशन, हेल्थ केयर इंप्रूवमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन यानी कि गरीबी हटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि किसने मिनिमम नीड प्रोग्राम को प्रिपेयर किया जो कि 5th 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस किया गया? ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, बी है दीपी धार, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है लाल बहादुर शास्त्री।
तो दोस्तों जो पंचवी पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो मिनिमम नीड प्रोग्राम को लाया गया वो लाया गया था डीपी धार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। ये हमारा ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे JIV NCIRB मेड सिंपल। आप इसे इंस्टॉल करें, इसे ओपन करें, इसके फ्री मटेरियल सेक्शन में जाए, वहाँ पे आपको PDF वीडियोज मॉक टेस्ट फ्री मिल रहे हैं जिसको आप अटेम्प्ट कीजिए अपने IIFS के प्रिपरेशन के लिए और JIB के प्रिपरेशन के लिए। तो जल्द से जल्द इंस्टॉल करें। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप इस नाम से सर्च करेंगे तो भी आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट को समझते हैं जो कि हमारा वन लाइनर है। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि प्लांट एंड मशीनरी में यदि इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक का हो और टर्नओवर 50 करोड़ तक का हो तो स्मॉल वाला सेक्टर आता है, और प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट यदि 50 करोड़ तक का हो और टर्नओवर 200 करोड़ तक का हो तो मीडियम में आता है। जो माइक्रो इंटरप्राइज को सब टारगेट दिया गया अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर वो है 7.5%। ठीक है, ये सब चीज़ ध्यान रखना है। एजुकेशन लोन 20 लाख तक का प्रायोरिटी सेक्टर लोन होता है। लोन जो कि प्रायोरिटी सेक्टर में क्लासिफाई होगा वो कंटिन्यू होगा जब तक मैच्योर ना हो जाए। हाउसिंग लोन 35 लाख तक का मेट्रोपॉलिटन एरिया में प्रायोरिटी सेक्टर होता है। हाउसिंग लोन 25 लाख तक का दूसरे एरिया में प्रायोरिटी सेक्टर होता है। हाउसिंग लोन प्रायोरिटी मेट्रो एरिया में ओवरऑल कॉस्ट should not exceed 45 lakh. For HL priority other than metro overall cost should not exceed 30 lakh. मतलब 45 लाख से ज़्यादा ओवरऑल कॉस्ट नहीं होना चाहिए। जो हाउसिंग लोन बैंक सैंक्शन करती है अपने एम्प्लॉय को वो प्रायोरिटी नहीं है। RAMP का फुल फॉर्म याद रखिए, फुल फॉर्म होता है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस स्कीम। सो RAMP क्या होता है? रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस स्कीम। कुछ फुल फॉर्म और देख लीजिए। CGTMSE होता है क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज। ISCC होता है इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। एस्पायर होता है स्कीम फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन रूरल इंडस्ट्री और एंटरप्रेन्योरशिप। CLCSS है क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। JDD है जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट। प्लीज रिमेंबर दिस फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण PM पोषण एक फ्री मिड डे मील स्कीम है। सर्व शिक्षा अभियान, इसका मतलब हुआ कि जो फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन है इसको यूनिवर्सलाइज करें। AVPMJAY आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ग्लोबलाइजेशन एक टर्म है जो कि एसोसिएटेड है हमारे इकोनॉमिक सेक्टर से। ग्लोबलाइजेशन तब होता है जब बिजनेस जो है इंटरनेशनली ऑपरेट होना शुरू कर देती है। LPG का फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के कारण फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो होता है कंट्री में। प्राइवेटाइजेशन कंपटीशन को अलाउ करता है और गवर्नमेंट के मोनोपोली को कम करता है। ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारे ग्लोबल सप्लाई चेन का एक्सपेंशन होता है। ये सब पॉइंट ध्यान रखना है आपको। अब आइए इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो अभी तक जितने पॉइंट्स हमने देखे उस पर कुछ क्वेश्चंस कर लिया जाए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि बताना है आपको कि कौन सा इन्वेस्टमेंट रेंज में स्मॉल इंटरप्राइज आता है। 1 करोड़ प्लांट एंड मशीनरी में, 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़। तो दोस्तों सही जवाब है इसका 10 करोड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टर्नओवर के टर्म्स में कौन सा रेंज मीडियम इंटरप्राइज को डिफाइन करता है प्लांट एंड मशीनरीज में। 10 करोड़ तक का, 50 करोड़ तक का, 100 करोड़ तक का, 200 करोड़ तक का। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 200 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे माइक्रो इंटरप्राइज का सब टारगेट कितना है अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज क्रिएटिंग दिस वीडियो टुक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड यू कैन जस्ट हिट द लाइक बटन। दिस विल गिव मी more motivation to create more such videos. So please do like these videos, and if you want me to bring the second part of this video. तो फ्रेंड्स व्हाट इज द सब टारगेट फॉर माइक्रो इंटरप्राइज अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर? 5%, 7%, 7.5%, 10%। तो दोस्तों आपको बताना है कि माइक्रो इंटरप्राइज का सब टारगेट है 7.5%। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो लोन लिमिट है एजुकेशन लोन का, जिसे हम लोग प्रायोरिटी सेक्टर लोन में क्लासिफाई करेंगे, वो लिमिट कितना है? 10 लाख तक का, 15 लाख तक का, 20 लाख तक का या 25 लाख तक का? तो याद रखिएगा एजुकेशन लोन का जो लिमिट है वो 20 लाख तक का है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोन को क्या होता है जैसे वो प्रायोरिटी सेक्टर, व्हाट हैपेंड टू द लोन क्लासिफाइड एज प्रायोरिटी सेक्टर इन टर्म्स ऑफ देयर मैच्योरिटी? दे आर एक्सटेंडेड इंडेफिनेटली, दे आर वेव्ड ऑफ, दे कंटिन्यू टिल मैच्योरिटी, दे आर कन्वर्टेड टू ग्रांट्स। सही जवाब है दोस्तों इसका दे कंटिन्यू टिल मैच्योरिटी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेट्रोपॉलिटन सेंटर में मैक्सिमम होम लोन कितना अमाउंट हो सकता है? 15 लाख का, 25 लाख का, 35 लाख का, 45 लाख का? सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी 35 लाख का, 35 लाख का। नेक्स्ट है दूसरे अर्बन एरिया में मैक्सिमम होम लोन अमाउंट कितना हो सकता है अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर? तो अप टू 30 लाख। ओके चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि मेट्रो एरिया में जो होम लोन होता है तो ओवरऑल कॉस्ट कितना नहीं होना चाहिए? तो 45 लाख नहीं होना चाहिए, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, सो नॉट एक्सीड 45 लाख, ऑप्शन नंबर डी। और पूछ रहा है कि आपसे कि होम लोन इन अदर एरिया अदर देन मेट्रो, तो ओवरऑल कॉस्ट कितना नहीं होना चाहिए, किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो ओवरऑल कॉस्ट 30 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो याद रखिएगा मेट्रोपॉलिटन में ये ओवरऑल कॉस्ट 45 लाख से ज़्यादा नहीं और बाकी एरिया में 30 लाख से ज़्यादा
नहीं। उसके बाद दोस्तों क्या होम लोन जो बैंक सैंक्शन करती है अपने एम्प्लॉय को वो प्राइवेट सेक्टर का पार्ट माना जाता है? नहीं माना जाता है, प्लीज़ रिमेंबर। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी किसने डेवलप किया? डीजीएफटी। डीजीएफटी कौन होते हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। आरओडीटीईपी का फुल फॉर्म है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्स ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट स्कीम। नेक्स्ट है हमारा नेस्कॉम का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में क्या होता है कि कंपनी जो है बिजनेस को स्क्रैच से स्टार्ट करती है। ब्राउनफील्ड में क्या होता है? कंपनी मर्जर और एक्विजिशन को चूज करती है। एफडीआई का फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई होता है इन्वेस्टमेंट बाय इंडिविजुअल ऑफ वन कंट्री टू हैव बिजनेस कंट्रोल इन द अदर कंट्री। एफपीआई का फुल फॉर्म है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफपीआई एक इन्वेस्टमेंट है फॉरेन एंटिटी के द्वारा, और एनआरआई का कहाँ पे? भारतीय सिक्योरिटीज में। एफआईआई का फुल फॉर्म है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। एफआईआई इन्वेस्टमेंट है जो कि फॉरेन एंटिटी करती है सिक्योरिटी में या रियल प्रॉपर्टी में। एफपीआई और एफआईआई का जो डिफरेंस है वो किस टर्म में है? इन्वेस्टर के टर्म्स में। हॉरिजॉन्टल एफडीआई में फर्म जो है सेम एक्टिविटी को एक्सपेंड करती है फॉरेन कंट्री में। वर्टिकल एफडीआई में फर्म जो है डिफरेंट रिलेटेड एक्टिविटी को लेती है अब्रोड। प्लेटफॉर्म एफडीआई में बिजनेस एक्सपेंड करती है अब्रोड, लेकिन प्रोडक्ट थर्ड कंट्री को एक्सपोर्ट किया जाता है। एफडीआई दोस्तों केवल मनी का इनफ्लो नहीं है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी इनफ्लो होता है। दो रूट होते हैं एफडीआई का फ्लो का, ऑटोमेटिक रूट और गवर्नमेंट रूट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल यानी एफआईएफपी एक सिंगल पॉइंट इंटरफेस है एफडीआई को फैसिलिटेट करने का। एफआईएफपी डीपीआईआईटी के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। दोस्तों डीपीआईआईटी का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। मैक्सिमम परमिसिबल इन्वेस्टमेंट जो एफआईआई का है वो 24% ऑफ द पेड अप कैपिटल है। एफपीआई इज इक्वल टू एफआईआई प्लस क्यूएफआई। क्यूएफआई क्या होता है? क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को डेवलप करने की? बताइए। ऑप्शन है डीजीएफटी, नास्कॉम, फिक्की, एफपीआई। तो दोस्तों सही जवाब है इसका डीजीएफटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑन फॉरेन ट्रेड। रॉटेव का फुल फॉर्म बताना है। अभी मैंने बताया था रिमिशन ऑफ ड्यूटीज ऑन टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेस्कॉम का फुल फॉर्म बताना है। नेस्कॉम का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के अंदर क्या आता है? तो ऑप्शन देखते हैं, एक्वायरिंग एग्जिस्टिंग बिजनेस, स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच, मर्जिंग विद अ कंपनी, इन्वेस्टिंग इन एस्टैब्लिश कंपनी। तो ग्रीनफील्ड बिजनेस स्ट्रेटजी में आता है दोस्तों एक नया बिजनेस को स्टार्ट करना स्क्रैच से। राइट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट में क्या आता है? एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्वायर करना, नया बिजनेस को स्टार्ट करना स्क्रैच से, मर्ज होना, या एस्टैब्लिश कंपनी में इन्वेस्ट करना, एस्टैब्लिश बिजनेस में इन्वेस्ट करना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्वायर करना ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट कहता है। एफडीआई का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एफडीआई को कैसे डिफाइन किया गया है? तो ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट बाय कंट्री गवर्नमेंट इन फॉरेन बिजनेस, इन्वेस्टमेंट बाय इंडिविजुअल टू कंट्रोल बिजनेस इन देयर ओन कंट्री, इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन इंडिविजुअल टू कंट्रोल बिजनेस इन अनदर कंट्री। ऑप्शन डी है इन्वेस्टमेंट बाय कॉर्पोरेशन इन देयर ओन कंट्री। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एफपीआई क्या होता है? एफपीआई होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एफपीआई के अंदर क्या आता है? अगला कुछ सवाल है, एफपीआई के अंदर क्या आता है? फॉरेन गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है होस्ट कंट्री के इकोनॉमी में, फॉरेन एंटिटी इन्वेस्ट करती है, एनआरआई इन्वेस्ट करते हैं इंडियन के सिक्योरिटी में, फॉरेन इंडिविजुअल इन्वेस्ट करते हैं अपने होम कंट्री के बिजनेस में, या फॉरेन कॉर्पोरेशन इन्वेस्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। तो एफपीआई में दोस्तों क्या आता है कि फॉरेन एंटिटी और एनआरआई जो है भारतीय सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं। राइट, एफआईआई क्या है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। राइट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। एफआईआई जो है ब्रॉड एफपीआई कैटेगरी का एक पार्ट है। डीमेट अकाउंट के थ्रू आप परचेज शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रेड अकाउंट एक अकाउंट होता है जो कि इन्वेस्टर को अलाउ करता है कि वो शेयर को ऑनलाइन ट्रेड कर सके। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी ITU ये पहला अर्लीस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जो है उसे कहा जाता है UN मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। IBRD का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दोस्तों IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जो हमारा ब्रेटन वुड ट्विंस है जिसे ब्रेटन वुड सिस्टर कहा जाता है, वो उसका बेसिकली उसका मतलब होता है IBRD और IMF। ठीक है, प्रीवियसली वर्ल्ड बैंक को IBRD माना जाता था। वर्ल्ड बैंक में 5 इंस्टीट्यूशन है, IBRD, IDA, IFC, उसके अलावा मीगा, ICSID। IDA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। IFSC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। मीगा का फुल फॉर्म है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ICSID का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। IBRD और IDA को वर्ल्ड बैंक माना जाता है।
वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेड क्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। एडीबी को इस्टेब्लिश किया गया था 1966 में। इसके अंदर 67 एशियन और पैसिफिक मेंबर हैं। जो नया डेवलपमेंट बैंक है उसे ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं। एनडीबी इस्टेब्लिश किया गया ब्रिक्स के द्वारा। ब्रिक्स है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। एनडीबी का हेड क्वार्टर संघाई में है। एआईआईबी का फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एआईआईबी को दोस्तों सुनने से भी कभी कभी याद होता है, इसलिए आप बातों को ध्यान से सुने। एआईआईबी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ जनवरी 2016 में और इसका बेस है बीजिंग, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। ओईसीडी का हेड क्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। ओईसीडी थिंक टैंक है यूनाइटेड नेशन का। G7 ग्रुप है कनाडा, यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली। डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूटीओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड रूल से डील करती है। यूएनएफसीसीसी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूएनएफसीसीसी का सेक्रेटेरिएट जो है यूएन कैंपस बॉन, जर्मनी में लोकेटेड है। अर्थ समिट का दूसरा नाम है रियो समिट या रियो कॉन्फ्रेंस। दोस्तों आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अभी तक हमने बताया गया है आपसे कि पूछा जा रहा है आपसे कि प्राइमरी पर्पस क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट का प्राइमरी पर्पस क्या है? ऑप्शन है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, परचेज शेयर को ट्रांसफर करना पेपरलेस मैनर में, सेविंग अकाउंट ओपन करना, लोन के लिए अप्लाई करना। सही जवाब है दोस्तों परचेज शेयर को ट्रांसफर करना पेपरलेस मैनर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि ट्रेड अकाउंट क्या करता है? फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट में हेल्प करता है इन्वेस्टर को हेल्प करता है कि वो ऑनलाइन शेयर को ट्रेड कर सके, करंट अकाउंट को ओपन करवाता है या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सही जवाब है दोस्तों इसका ट्रेड शेयर, ऑनलाइन ट्रेड शेयरिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनलाइन शेयर के ट्रेड में हेल्प करता है। आईटीयू को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है? ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी, इकोनॉमिक थिंक टैंक, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो सही जवाब है दोस्तों इसका ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है कौन सा मेजर कॉन्फ्रेंस को यूएन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस भी माना जाता है? ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस, प्लाजा एकॉर्ड कॉन्फ्रेंस, दोहा डेवलपमेंट राउंड। ऑब्वियसली ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस इज द सही आंसर। दोस्तों आईबीआरडी का फुल फॉर्म क्या है? मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ब्रेटन वुड में ट्विंस किससे कहा जाता है? आईएमएफ एंड डब्ल्यूटीओ, आईबीआरडी एंड आईडीए, आईबीआरडी एंड आईएमएफ, यूएन एंड आईएमएफ। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी आईबीआरडी एंड आईएमएफ। दोस्तों वर्ल्ड बैंक को प्रीवियसली क्या माना जाता था? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, डब्ल्यूटीओ, आईबीआरडी, आईडीए। तो वर्ल्ड बैंक को पहले माना जाता था इंटरनेशनल आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। कितने इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड बैंक ग्रुप में हैं? 3, 4, 5, 6। सही जवाब है दोस्तों इसका 5 इंस्टीट्यूशन है। दोस्तों आईडीए का फुल फॉर्म क्या है? आईडीए का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सेशन। कैसा लगा आपको इस सेशन जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको यदि किसी प्रकार की स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है जेआईबी से रिलेटेड तो प्लीज़ व्हाट्सएप मी ऑन दिस पार्टिकुलर नंबर। एंड फ्रेंड्स आप ये हमारा सेशन 1 था, इसी प्रकार से मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा, लेकिन लाइक्स यदि 100 लाइक्स रीच होती है तभी मैं इसमें पार्ट 2 लाऊंगा। अदरवाइज आई विल कंसिडर दैट यू डिड नॉट लाइक दिस पार्टिकुलर लेसन। सो इफ आई गॉट 100 likes I will bring the part 2 lecture of this particular session. So do like this particular video and share with your colleague and so that I can bring the part 2. Similarly I can bring the इस प्रकार का यदि आप मोटिवेशन मिलेगा तो मैं हर एक पार्ट को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। हमारे ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लीजिए। किसी प्रकार की सहायता हो, रिक्वायरमेंट हो जेआईबी से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। धन्यवाद।